वी हैव एक्सरसाइज 11.1 है ना। हाँ, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायामीटर। सो डायामीटर ऑफ द सर्कल दिया नहीं आना आज। और दिव्यांशी, हाँ, डायमीटर ऑफ द सर्कल आज मना करी थी ना मैंने को मंडे। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 35 mm। सो देयरफॉर रेडियस जो हो जाएगी दैट विल बी 35/2 mm। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown। तो एक सर्कल में हमने 5 डायमीटर्स ड्रॉ कर दी उसकी, ठीक है, और इस तरह से कोई डिजाइनर हमने ब्रूच बना लिया। क्वेश्चन नंबर 8। सो वी हैव 5 डायामीटर्स लाइक दिस। तो सबसे पहले तो उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। तो 5 टाइम्स तो हमें डायामीटर चाहिए प्लस सरकमफ्रेंस। सर्कल का सरकमफ्रेंस इतनी वायर चाहिए होगी, 5 × 35 प्लस 2π 35/2। यहां पर सरकमफ्रेंस मुझे पता है 2πr के इक्वल होता है। सो 175 प्लस 22/7 × 35, तो ये 5 आ गया। तो 175 में 110 ऐड कर देंगे। 285 mm इज द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। दरवाजा बंद कर दो, और अगर आपको एसी चलाना है आप चला सकते हो। लेट क्यों हो तो? मैं तो साइंस के आ रहा हूँ। क्यों? मैं एक्स्ट्रा क्लास? जैसे एक्स्ट्रा क्लास थी? टेस्ट दिन तो हाँ, टेस्ट तो यहाँ पे भी तुम्हारा ठीक ठाक ही है। अच्छा, इसका सबको करा दो, कल ही टेस्ट देती हूँ तुम्हारे। वैसे तो 2 बच्चे आए नहीं, और सहज और आर्यन आर्यन का तो मुझे ऑनलाइन ही भेजना है। ले लोगे? गुरनूर, तुम्हें जो प्रूफ लिखवाया हुआ है सर्कल्स का, वो स्ट्रेट लाइन तुम्हें स्कूल में कहा हुआ है कि डायमीटर के एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिख लो। ये ना पता कर लो। पता है क्या, टीचर्स कभी कभी नंबर काट लेती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक का क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई और एक्स एक्स डैश वाई डैश दिया हुआ है ना, तुमने ए ओ बी पी ओ क्यू को स्ट्रेट लाइन लेकर उस पर एंगल्स फॉर्म कर लिए। ये पूछ लो कि वहां चलेगा कि नहीं, क्योंकि एक एक नंबर मैंने तो काटा है क्योंकि यहाँ पर इट रिक्वायर्स, हमें कहा नहीं हुआ है। तुम्हारा सर्कल्स का टेस्ट ठीक था, चेक करने को ठीक इन द सेंस कि 3 मार्क्स वाले तो क्वेश्चन में तुमने क्या लिखा है। देखो, हाँ, देखो, हमारे सिर्फ एमसीक्यू गलत थे। हाँ, तुम्हारी एनसीईआरटी ठीक लिखी हुई थी तुमने, ठीक है, ज्यादा भी गलतियां नहीं थी। और जो लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल थी वो तो आपने पूरा अच्छे से लिखा है। बस इतना गलती की आपने 16/3 का होल स्क्वायर किया तो 16/256/3 लिखा, 256/9 होता। ठीक है, दिव्यांशी आज नहीं आएगी। ये इसका, हाँ, उसने लिखा तो सही था सर्कल जिसने पहले किया हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, आई हैव हैड स्टूडेंट जिसने लिखा था थ्योरम 10.2। उसने रीजन लिखा नहीं, मत लिखो, वो एनर्जी वेस्ट करना है उस पर। तो उसने कहा कि क्योंकि लिखा हुआ है सी थ्योरम 7, वो 6.1 था ना कि एज पर थ्योरम 6.1, उसने लिखा थ्योरम 6.1 का। तो मैम पूरी स्टेटमेंट तो लिख ही दूंगा पेपर में। मैंने कहा नहीं, पूरी लिखनी है, ये 6.1 क्या है थ्योरम नहीं लिखना, उसको वो नहीं मेंशन करना होता। ठीक है, दोनों के पेपर बाद में, सहज आ रहे हैं, आपको क्लास के बाद पेपर देती हूँ। ठीक है, सिर्फ मुझे अपने मार्क्स बता दो, सब अपने, है ना, जो भी आपके मार्क्स मिले। और उसमें से एक क्वेश्चन जो था आपका वो मैक्सिमम मार्क्स में से हट जाएगा, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड आंसर था किसी ने नहीं लिखा था, सबने उसको स्क्वायर बना दिया, 90 डिग्री लिख दिया।
जो कि नहीं चाहिए था, आपको लिखना था 180 डिग्री माइनस। सप्लीमेंट्री एंगल्स का लिखते हैं तो मैं आपको नंबर देती, पर किसी ने भी नहीं लिखा था तो मैंने किसी को नंबर नहीं दिया उसका। और किसी को मैंने, अब ग्रेड्स अगर है तो +1 भी कर सकते हैं, वी कैन सेफली स्किप दैट क्वेश्चन। ठीक है। कल सर्कल्स का टेस्ट है आपका, थोड़ा सा अच्छे से पढ़कर आना। यही चैप्टर। ये टेस्ट नंबर 20 था। MCQ टेस्ट के बाद यही टेस्ट हुआ है कि और भी टेस्ट हुआ है ना? 15 को यही टेस्ट हुआ है। तो सब अपने मार्क्स बता दो, दिया के बाद में है। अनुष्का इज 12, आशमी सहज के बताते हैं, आर्यन गुरनूर कितने हैं, अर्जुन आपके कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स कितने थे इसमें? 10 नंबर पे तो 8 नंबर के MCQ थे। नहीं, 10 के MCQ हो गए, है ना? 10 MCQ में थे, उसमें से 9 लगा लो। देन 2 2 2 3 5 5 19 24। टोटल मार्क्स 24 है इसके। जो सी दिस पेपर वंस, और ये जो क्वेश्चन हमारा है वो कंप्लीट कर लो। इसमें जो भी मिस्टेक्स है लास्ट के 15 मिनट में डिस्कस कर लूंगी, पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था, जिसमें नेक्स्ट है हमें निकालना है सरकम एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो इस ब्रूच को विद डायामीटर 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्रीज, हर एक सेक्टर का एंगल हो जाएगा 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर एंगल कोई भी दिया हो आप निकाल सकते हो। जहां पे सेगमेंट दी होती है वहां मुश्किल आती है। तो यहां पर यू कैन फाइंड क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सेकंड पार्ट इसका निकाल के रखो। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। Now with 5 diameters we've divided into 10 equal sectors. बात तो बहुत ज्यादा नहीं करते हैं मेरे जो यार वो है कितने बार बार करते हैं अरे तो यार मुझे 3 डेढ़ कोई आंसर बिल्कुल बेकार है 3 नंबर और ये लास्ट में पूरे 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 से बन हमारे की टाइम अरे ये तो ये सर मेरा स्कूल में जो है कि 2 बजे तो मेरे टेस्ट पास आई और क्लास में इनमें साइंस का टेस्ट था फिर रिपोर्ट दो टेस्ट हुए दोनों ही सो रहे थे रिपोर्ट हो गया सैंतीस अच्छा है फिर सो रहे थे अरे नहीं फिर ना इसी हो गया आपको आज का फिर तो का है आपको पड़ी मेरा अंदर इतना पांच पे नहीं साइंस का मैं पूछ रहा था नहीं काफी डिफरेंट है मैंने तो रिटर्न अभी ऑफर तो रिटर्न नहीं करना टेस्ट में ज़्यादा ही बड़ा साको हो जाता है वो जरूर तो एडिशन आ जाता है एनसीईआरटी बोली के दे दी फिर एनसीईआरटी कंबशन जरूरी पड़ो मुझे दे रहा है
वो भी ठीक है तो ये भी औखे लास्ट ईयर तीन चार बहुत औखे लग रहे नेम्स बड़े औखे हैं और मैं वो की मुझार बेटे वाली डाई Oh, one by one formatted diagram. One comma one two comma two. सर ने कहा जी अपने मेरी स्कूल से रहने वाली कॉमन टू डाई क्रोमो प्रोपनॉइक एसिड उस नाम को लगी पर ये भी हो गया पुराने हो गए ये क्रोमो प्रोपनॉइक एसिड क्लोरोजर क्लोरो प्रोपनॉइक हाँ फिर वन कॉमन टू भी है वन कॉमन टू डाई क्लोरो प्रोपनॉइक एसिड CH4 लोग टू सकती उन्हें तो पता नहीं चल रहा है कि मेरा काम नहीं पड़ी गया मैं सीसे आ गया बस पहले दस ये भी हो सकती है हमारा क्लास में नहीं मेरे को आपसे तो बोल रहा है हाँ हाँ और है ना एक के लिए आया तो बोल रहा ये जो ट्रक हो गया Kalau cerdas sekolah, ini circle jadi dia kita itu kita proses semua jasa saya kesini ini kita ini kita berdua itu baca dari dan dia kain ikan itu paling sering itu sih banyak alias
अच्छा तुमने तो आनंद था, मैं तेरी एब्सेंट मार्क कर दी। और क्या लेट क्यों आए? पेपर ले लिया? बस वो एक आध दिन बीच में आ गया, उनका एक्सीडेंट हो गया वहां से। तुम पढ़ रही? मैं पढ़ रही हूँ, भगवान से आ गया उसमें। वो तो वहीं पे हाय मेरे बच्चे, हाय मैं मर गई, तो मैंने बोला आंटी मैं हॉस्पिटल लेके गई, वहां फिर उनकी पट्टी है, फिर मुझे लेकर आए। मैंने बोलते हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, मैंने बोला आंटी अब जिंदा हो, कुछ नहीं हुआ आपको। चलो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बुक पीछे बुक में दिया तो हुआ है तुम्हें आंसर। अब आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था ना, क्वेश्चन नंबर 9। देखो वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज, फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो मैं यूज करूंगी पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। थीटा आई नो विल बी इक्वल टू 36 डिग्रीज, ठीक है ना। तो पाई इज 22/7, रेडियस इज 35/2, 35/2 और 36/360। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पर 18 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 9, और मैंने गलती कर दी, इसको ऐसे ही करना चाहिए था, हाँ इधर 10 करना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स चलो अब ऐसे किया तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। दिस इज 11, दिस विल बी 4, और यहाँ से ये आ जाएगा, नहीं कटेगा, मैं कभी भी ऐसे कट नहीं करती हूँ, पता नहीं मैंने क्यों किया। 385/4 आ गया ना, सो द एरिया विल बी 385/4 mm²। इसको आप कैन फर्दर इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 9 जा 36, 25, 96.25, ठीक है ना।
4 के मल्टीपल्स है 96 पॉइंट, तो 24 आ गया तो 1 बच गया ना, तो वो 25 आता है। अगर 2 बच जाएगा तो डायरेक्टली 0.5 आएगा, अगर 3 होता है तो 0.75 हो जाता है 4 से डिविजन में। ठीक है ना। 4 के जो मल्टीपल्स होते हैं ना, 1/4, 2/4, 3/4, तो जब भी डिनोमिनेटर में आपके रिमाइंडर में 4/4 हो गया, जब 1/4 है तो वो पॉइंट्स में आएगा 0.25, 2/4 है तो रिमाइंडर 2 बच गया तो 0.5, 3 होगा तो 0.75, और अगर 4 होगा तो ऑफकोर्स इट्स अ मल्टीपल, 0 होगा आपके पास 0.0। समझ में आ गई बात। जैसे यहां पर आई रियलाइज कि अगर 24 बना ना लास्ट में, 385 डिवाइड बाय 4 किया, 36, 24, 25 और 24 से मेरे पास रिमाइंडर 1 बचा, तो डायरेक्टली आई अप्लाई 0.25, मैं कैलकुलेशंस नहीं करती। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके ना सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जैसे अब अम्ब्रेला वाला लिखा हुआ है, हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है। तो एक अम्ब्रेला को उसने अप्रोक्सीमेट सर्कल लिखा हुआ है, रिब्स का मतलब कि यहां पर जो उन्होंने उसकी ऐसे डिविजन्स की होती हैं, तो उसमें वो 8 रिब्स लगी हुई हैं। समझ में आ गया इतना। अम्ब्रेला में जो ऊपर वायरिंग की होती है ना, सो दैट इट फोल्ड्स एंड इट ओपन्स, जो उसका पूरा मैकेनिज्म होता है, तो वो 8 उन्होंने रिब्स लगाई हैं, उसको रिब बोला गया है, जो वायर्स हैं। ठीक है। 4, 5, 6, 7, और ये इक्वली स्पेस्ड है। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगी तो मुझे एक सर्कल दिखेगा विद 8 रेडियाई, राइट। तो उसने कहा है एंड रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 45, दीज आर द रिब। तो रिब जो है, एक रिब वो रेडियस के इक्वली है, और उसने कहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ एन एम्ब्रेला। तो हमें ये एरिया निकालना है बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, 360 डिवाइड बाई 8 कर दोगे, विच विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज। एरिया ऑफ वन सेक्टर लिखो, एरिया बिटवीन consecutive ribs is equal to area of sector, जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। पाई को 22/7 लेने को ही कहा है। हाँ। रेडियस हमारे पास है 45 × 45, और सेंट्रल एंगल 45/360। तो यहां से ये 8 हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं होता, तो मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना। ये कर सकते हो बस, सो दैट हमारा, क्योंकि इन एनी केस नीचे जो है वो मल्टीप्लीकेशन ही आएगा, तो 2025 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 28। ये आ रहा है। अच्छा बेटा। तो दिस इज एक्सरसाइज। ठीक है आंसर। और मैक्सिमम टाइम्स ना इसको सॉल्व नहीं किया हुआ, फ्रैक्शंस में ही लिखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर टाइम्स ऐसे वाली फ्रैक्शंस को सॉल्व नहीं किया, पर आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ी इजी फ्रैक्शंस होगी, सॉल्व कर देना, इसे अप्रोक्सीमेट कर देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
ये समझ में आ गया ना? अब देखो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मरोड़ के कुछ भी दे दे, बट क्वेश्चन का सेंस वही रहेगा, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डर मतलब कहीं ना कहीं पेपर में ना आपको किसी ना किसी स्कूल में किसी में एक आ गया, किसी में दूसरा आ गया, एग्जैक्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लिखा है कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। तो कार का जो फ्रंट वाला मिरर होता है वहां पे टू वाइपर्स लगे होते हैं कुछ इस तरह से, एक ये और यहां से ऐसे होल्ड में एक, तो दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो जब वो स्वाइप करते हैं, जो स्वीप करते हैं इन केस ऑफ रेंज, तो वो कुछ इस तरह से मूव करता है। ठीक है, ओवरलैप तो नहीं करते आपस में, ये नहीं करते, आपस में टकराते थोड़ी है। ओवरलैप, दे डू नॉट ओवरलैप। ऐसा नहीं है कि एक ने अगर एरिया स्वाइप ऐसे किया तो दूसरा जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। हाँ, नहीं जा रहा इधर, ये इधर रहा है, ये इधर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहे आपस में। ठीक है, मतलब इनका कोई भी एरिया आपस में कॉमन नहीं है। दिस इज व्हाट वी मीन। नहीं होता, नहीं होता, देख लेना, नहीं होता। सेंटर वाला स्पेस रह जाएगा पर ओवरलैप नहीं करता, ये स्पेशल देखा हुआ है। या वो बिल्कुल एज टू एज करके जाएगा, ओवरलैप नहीं करता। हाँ, चलो जैसे मर्जी जाए, वो मैं नहीं कह रही हूँ, बट ओवरलैप एरियाज नहीं होते। अब ये मतलब अगर यहाँ पर है ना तो ओवरलैप नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमारे पास है कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, सो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर विच इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। लेकिन टोटल एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 into this, इसको डबल करना है क्योंकि ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड पे हमें निकालना है टोटल एरिया एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो यहां से पाई को उसने कुछ नहीं कहा हुआ तो विल यूज 22/7। रेडियस हमारे पास है 25 into 25। अब देखो हमारे पास ना सेक्टर में 36 डिग्री एंगल भी आ गया, 45 डिग्री भी आ गया, एंड वी गॉट 115 ऑल्सो। कभी भी हमने ये नहीं कहा हाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कभी भी हमने ये नहीं कहा अच्छा ये 115 आ गया तो हाउ विल आई सॉल्व इट। एरिया ऑफ सेक्टर में यही मैं सेगमेंट निकालने को कह दूं ना तो 115 पर हम अटक जाएंगे कि हाउ विल वी फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, बिकॉज वी डोंट हैव अ मेजर, एक हमारे पास नंबर नहीं है। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एक नंबर नहीं है। तो जब भी सेगमेंट आता है ना वो को भी स्पेसिफाइड एंगल्स में ही आता है निकालना। तो इसको सॉल्व तो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 into 22/7, 25 into 115/360। फ्रैक्शन में ही छोड़ना है। तो बेटा मल्टीप्लाई करके इसको तो कुछ तो कैंसिल करोगे ना इसमें। दिस इज 115 तो 23 हो जाता है, ये कितना आ जाएगा? 72, एंड आई कैन सी यहाँ पे 36। ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा, बस 36, ये 11 और ये 18 हो गया बस। ठीक है, तो ये आ गया 25 into 11 into 23 दो 25 है हमारे पास, और 18 into 7, 18 7 का कितना हो जाता है? 136। 9 7 का कितना होता है? 18 7 पे सब सोचने शुरू हो जाते हैं, 9 7 का कितना होता है? 9 7 63, डबल कर दो उसका। आपके मल्टीपल्स ऑफ 16, 18, 24 निकालने तो बहुत आसान है, प्रोवाइडेड हमें इनके हाफ्स के टेबल आते हैं। जो वैदिक मैथ्स है ना वो यही सिखाती है और कुछ नहीं सिखाती। 14 का टेबल ना मैं सोचती हूँ, मैं भी यही करती हूँ, 14 7 जा नहीं याद आता तो मैं कहती हूँ 14 7 8 जा 56, या 14 7 जा क्या है, 7 7 जा 49, उसको डबल करना है 98। बात समझ में आई? अगर आपको कल कोई भी पूछता है 14 7 का कितना है तो दिमाग में 14 का हाफ करके वही मल्टीपल निकाल दो।
उसको डबल कर दो। आज पता नहीं क्या हुआ है, आई वाज फ्री सिंस 1 o'clock, ठीक है, मैं चुपचाप से बैठे अपना काम कर रही हूँ, किसी का कोई फोन नहीं। द मोमेंट 4:15 माई क्लास बिगेन, एवरी वन, मतलब मुझे 5 5 मिनट के गैप में फोन आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। ये वाले फोन अच्छे होते हैं ना, छुट्टी हो गई, चलो अब आ जाओ यहाँ पे 6:25। हाँ हाँ, 120 नहीं, 136 हो गई। मेरा 126 आ रहा है, 126 क्यों? 72 कटा, फिर 2 से 36 हुआ, 36 से 18 हुआ, तो 18 × 7 करोगे तो कितना आएगा, ये 6 होता है, 5, 126, ठीक। 136 कब होता है फिर? 158 125 अपॉन 126, यही आ रहा है। 136 63। ज्यादा नहीं है, वो एक्सेप्शन वाले हम पढ़ते नहीं है। हाँ, उसने तो यही निकाला 158 125। 127 तो है ही नहीं बेटा। तो ये देखो ना, अगर मैं 625 × 11 भी करती हूँ तो इजी है करना। 5, देन 7, देन 8, देन 6 अगेन, है ना। 5 7 8 एंड देन 6, ठीक है। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है, अब मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूंगी। 6220, अब तुम्हारी भी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं? 5 7, ठीक है, 158 125, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है, इतनी लंबी वाली भी अगर आएंगे तो ऐसे ही करनी है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 12, मुझे पता है, 23 से मल्टीप्लाई पहले करना। 625 × 23, तो मुझे पता था जो 11 उससे मल्टीप्लाई करना आसान है, 23 से तो मैं वैसे भी कर लूंगी मल्टीप्लाई, मतलब आई डोंट नीड द टेबल ऑल्सो, बट मैं कर सकती हूँ। बट मैंने कहा दिमाग अभी नहीं लग रहा, तो इट्स ओके। जहां पे मेरी गलती होने के कम चांसेस है ना, मैं वैसे स्टेप्स फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है। वो एक इंस्टिंक्ट होता है और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता था 23 से पहले मल्टीप्लाई करती तो गलती के चांसेस थोड़े से ज्यादा थे मुझसे। वंस यू सॉल्व वन, देन आई कैन सॉल्व द अदर वन। और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। एक लाइट हाउस बना हुआ है। लाइट हाउस तो पता है ना, सी के अराउंड होता है, सी के कॉर्नर पे लगा होता है, मतलब बीच पे। इट्स अ लाइट हाउस। अर्लियर दे यूज टू कीप लाइट हाउस, और वो मैनुअली गार्ड किया जाता था, और लाइट्स सी पे डाली जाती थी टू वार्न द शिप्स, और टू फॉर सेफ्टी पर्पसेस, कोई अननोन एक्टिविटी हो रही है कुछ भी, तो वो सब चेक कर लेते थे। प्लस अगर कुछ भी वहां पर कुछ भी मतलब अनवारंटेड एक्टिविटीज है, और इफ शिप इज कमिंग इन द नाइट, तो उनको वे मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक लाइट हाउस बना हुआ है, स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्रीज। तो अब ऐसा होगा ना, ये बीच होता है, यहां पर ऐसे इस पर लाइट हाउस रखा जाता है, ठीक है। तो जब उनका लाइट की रेस जब बढ़ती है तो सी पे ऐसे जाती है एंड इट मूव्स, ठीक है ना। तो जब वो मूव करती है तो वो एक सर्कुलर वे में मूव करेगी, रे ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो वो एक सर्कुलर वे में मूव करेगी, तो वहां से भी एक सेक्टर बनता है। क्लियर हो गया? ये लाइट जो है कुछ इस तरह से चलता है, अगर हम यहां जा रहे हैं तो वो अगर स्वीप कर रही है तो ये ही रे ऑफ लाइट, इट्स मूविंग लाइक दिस। तो एक सेक्टर फॉर्म होता है, ये तो लाइट हाउस है, ठीक है, फिक्स हो गया। तो ये सेक्टर फॉर्म होता है जिसमें उसने एंगल आपको दिया हुआ है 80 डिग्रीज का एंगल, और जो रे ऑफ लाइट की लेंथ है वो है 16.5 किलोमीटर।
रे ऑफ लाइट की जो लेंथ है दैट इज 16.5 किलोमीटर, सेंट्रल एंगल जो है वो 80 डिग्री का है। पहले तो समझ में आ गया वो सेक्टर कैसे बना। ना भी समझो, रट्टा मार के अगर इस चीज को सॉल्व कर लेते हो तो ठीक है। बट अगर कभी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जिसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, उसने फर्दर अपना दिमाग लगा दिया ज्यादा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेक्टर एंगल कैसे बना, राइट एंगल ट्राइंगल बीच में कैसे होगा। समझ में आ गई बात ये। तो यहां से इसको ज्वाइन कर दिया तो मे बी राइट एंगल ट्राइंगल कुछ फॉर्म कर ले। वैसे आज तक नहीं हुआ है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये हमारा जब ये लाइट हाउस वाला दिया जाता है ना, तो लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ये एरियाज ऑफ सेक्टर है। तो सेंट्रल एंगल हमें दिया हुआ है 80 डिग्रीज, रेडियस अपने पास है 16.5 किलोमीटर्स, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सी। तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, विच इज अगेन पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। बस पाई उसने कहा 3.14 लिखो, रेडियस 16.5 का स्क्वायर, और थीटा 80 डिवाइड बाय 360। जब उसने कहा होगा फाइंड द डिस्टेंस, ये एरिया कह रहा है, तो डिस्टेंस द लाइट मूव्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट, है ना। या फिर कितना वो एरिया मॉनिटर कर रही है, वो कितना डिस्टेंस मॉनिटर कर रही है, लाइट जो है वो कितने डिस्टेंस तक उसको कवर कर रही है, कुछ इस तरह से दिया जाएगा। 165/10 इंटू 8/36। अब ये बन जाता है 157 इंटू 33 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पर होगा स्क्वायर किलोमीटर्स। इस यूनिट को मत भूलना, इसके आधे नंबर होते हैं। मेरा इतना आया है, मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। ये तो 1089 ही होता है, मुझे पक्का पता है। 33 का स्क्वायर इज 1089, उसको मल्टीप्लाई करना है 157 से। तो ये 1089 को 157 से किया, 5 नहीं 63, 9 7 63 होता है ना। मैंने गलत किया है कुछ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है आपको, नहीं कट कर रही हूँ बच्चा। 30 से किसको कट कर दिया है? ठीक होगा, मेरा आंसर गलत है, मैंने कहा ना। आई कुड स्पॉट, मैंने 3 से कहाँ किसको कट कर दिया? हाँ, मैंने 9 लिखा नहीं ना, फिर ठीक है ठीक है, मैंने 9 लिखा नहीं, आई स्किप 9। ठीक है, तो 121 इंटू 157, वैसे भी मेरा आंसर गलत ही था। तो दिस इज 121 इंटू 157, 7 4 एंड 8, देन 5 10 6, देन 1 2 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये दो वे से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 ना दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि ना इसमें क्या दिया हुआ है, हमें हेक्सागन दिया हुआ है। बड़े आराम से क्वेश्चन करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 13, और इसी पर बेस्ड ना आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पुरानी वाली बुक में थी, अब डिलीट हो चुकी है। ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को ना, क्योंकि हमने सेक्टर एंगल किया हुआ है, तो उसी का तोड़ मोड़ करके क्वेश्चन दे सकते हैं पेपर में, और आ भी सकता है। क्लियर हो गया इतना तो? ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन द फिगर। तो एक फिगर में 6 इक्वल डिजाइन्स के साथ ना उसने एक राउंड टेबल कवर बनाया है। तो जैसे ऐसे 6 इक्वल डिजाइन्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे पास एक तरह से बन जाता है हेक्सागन। ठीक है। तो ये कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ की हैं। अब देखो सारे नाइन्थ के कॉन्सेप्ट कैसे हमारे दिमाग में अपने आप आ जाते हैं, कैसे वो यूज होते हैं। ठीक है। तो मैंने इन सभी 6 इक्वल डिजाइन्स के एजेस, इनके वर्टिसेस को मार्क कर दिया, कॉर्नर्स को। सर्कल है और हेक्सागन है, तो ये एक रेगुलर हेक्सागन बन गया हमारे पास। ठीक है ना। 6 इक्वल, ये डिजाइन इक्वल है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है। सो ऑल द कॉर्ड्स विल बी इक्वल, सो इट्स अ हेक्सागन। एंड इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यहां पर जो सेंट्रल एंगल हुआ वो क्या हो जाएगा? दो तरह से मैंने कहा था ना क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक में मैंने इसे रेगुलर हेक्सागन देखा, मैंने अपने व्यू पॉइंट में मैंने विजुलाइज किया इसे एज अ रेगुलर हेक्सागन इनसाइड अ सर्कल। ठीक हो गया। दूसरे केस में आई सॉ इक्वल कॉर्ड्स, कि अगर डिजाइन इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होगी। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो थीटा कितना हो जाएगा? 360/6 विच इज 60 डिग्रीज। ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये सेक्टर दिया हुआ है मुझे। ठीक है। मुझे तो डिजाइन का एरिया निकालना है, तो डिजाइन कहां पर है, सिर्फ इतना पूछ। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, पर वो एक का आएगा। मुझे कितने चाहिए? 6। तो अगर मैं इक्वल कॉर्ड्स देख रही हूं तो मैं 6 टाइम्स करूंगी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अगर हेक्सागन में देखूंगी तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन। ठीक है। अब हेक्सागन का एरिया थोड़ा बहुत हमने निकाला भी हुआ है, पहले वाले में अगर करवाती हूँ। रेडियस दी हुई है हमें कितनी? रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। वो तो सबके लिए सेम रहेगी, दोनों ही केसेस में रेडियस इज सेम, 28 सेंटीमीटर। ठीक है। यहां पर ये भी तोड़ मोड़ के वही बन जाएगा, 6 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर करोगे तो आपके पास यही फॉर्मूला आएगा। इसमें मैं लिख रही हूं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन। बस इसमें 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। सेंट्रल एंगल हमें पता है 60 डिग्रीज ही है। अगर यहाँ 60 डिग्री सेंट्रल एंगल बन रहा है और ये आइसोसलस ट्रायंगल है, याद है मैंने कहा था आइसोसलस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 60 दे दो तो क्या बन जाता है वो? इक्विलेटरल। तो यहाँ पे हेक्सागन की साइड भी क्या आ गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो हेक्सागन की साइड भी क्या होगी? 28। अच्छा, एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना हो ना, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को माइनस करना, 6 टाइम्स एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल करेंगे, ऐसे 6 ट्रायंगल बन गया ना। ऐसे यहाँ पर ओ ई को ज्वाइन किया, ओ डी को ज्वाइन किया, ओ सी एंड ओ बी सबको ज्वाइन किया, तो आई गेट 6 इक्वल ट्रायंगल्स विच आर इक्विलेटरल। तो 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड भी 28 ही है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, रेडियस भी 28। बात वही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस जिससे भी लिखना है प्रॉपरली लिख देना। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ हेक्सागन? 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये फिगर बनाकर प्रॉपर वहां पर शो कर देना। ठीक है। और सबसे आसान है कि कुछ भी नहीं सोचना, तो 6 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप क्या लिखोगे? 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा।
मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, तुमने नहीं किया हुआ ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना? हाँ, नहीं नहीं, आपने पहले वाली क्लास में भी नहीं किया हुआ। हाँ, जब भी आपको किसी ट्राइंगल में दो एडजेसेंट साइड्स दी हो, वो दो एडजेसेंट साइड्स तो होंगी, बट कभी भी एस एस बनता हो, मतलब साइड एंगल साइड, उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल दिया हो, आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, अब साइन ही क्यों लेते हैं, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, दिस इज हाइट, बाय ट्रिग्नोमेट्री आप हाइट निकाल सकते हो, एच अपॉन ए इज साइन थीटा। ठीक है, एच क्या आ गया, ए साइन थीटा, और फिर हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक हो गया ना, ए साइन थीटा लिखना था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एरिया बनकर आता है। हम ट्रिग्नोमेट्री से इजीली इसको निकाल भी सकते हैं, पर यहाँ सर्कल के केस में बिकॉज हमें दो एडजेसेंट एंगल साइड्स दी होती है, रेडियस हमें पता होता है, इंक्लूडेड एंगल हमें दिया ही होगा दोनों में, तो हमेशा हम लगा लेते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन। हाँ 60। तभी मैंने कहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको ना हमेशा एक स्टैंडर्ड एंगल्स ही आएंगे जिनकी आपने ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू स्टडी की हुई है, जीरो, और जीरो तो नहीं होगा, 30, 45, 60, 90। हाँ हाँ, 120 मैंने करवा दिया, मैं फिर से करवाऊंगी वो। ठीक है, 120 में सर ने फॉर्मूला करवाया था, 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ, वो भी है, अदरवाइज वही है। चलो इसको सॉल्व कर लो, 6 इंटू पाई को यूज करने को कहा है, नहीं, 22/7, रेडियस का स्क्वायर करेंगे विच इज 28 इंटू 28, थीटा है 60/360, हाफ 28 इंटू 28 साइन 60, मैं डायरेक्टली √3/2 लिख रही हूँ। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि यहां पर ना वो साइन 60 ये सब चीजें अगर हम यूज करते हैं वहां मुश्किल आती है। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो पहले तो ये 4 कैंसिल नहीं करते, ऐसा करते हैं ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, 22/7, 28 का स्क्वायर, और ये 360/360 है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं कर रही हूँ। 1/4 अलग लिखा, 28 का स्क्वायर √3 इंटू 6। सबसे पहले काम मेरा क्या है कि इस 28 के स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल रही हूँ। 22/7 माइनस 28 का स्क्वायर निकल गया, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2, और हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 को लेना है, √3 को 1.7। क्लियर हो गया? आसान लगता है, 7 से कैंसिल कर दो, पर कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा अंदर कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो जो मुझे कॉमन दिखता है ना कैलकुलेशंस में, पहले मैं उसको बाहर निकाल कर, और 6 से मैंने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया? बाकी कैलकुलेशंस आपकी अपनी होती है, जिस तरह से आप करना चाहते हो, बट अगर मुझे कम से कम टाइम लगाना है, गलती भी कम से कम हो, तो मैं हमेशा कॉमन वाले नंबर्स को बाहर निकाल लेती हूँ। अभी आ जाएगा 44 माइनस 5.1 इंटू 7 करना है, विच विल बी 35.7/14। देखो फिर से 28 जो है वो कैंसिल हो ही जाएगा आपका, गिवन है 1.7। समझ में आ गया इतना? उसने 1.7 दिया तो 1.7 यूज करेंगे, 1.73 नहीं। सो 28 इंटू 28, है ना, और 44 में से 35.7 निकालोगे तो 0.3, 13 में से 5 आएगा तो 8, 8.3 आ गया। अब देखो ये कैलकुलेशन वैसे ही, 56 इंटू 8 क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 160। आगे कॉस्ट भी तो निकालनी है। हाँ, 0.35 से भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये तो एरिया आया हमारे पास, स्क्वायर सेंटीमीटर। कॉस्ट भी निकालनी है, तो वो होगा 56 इंटू 8.3 इंटू
35.35। थोड़ी सी कैलकुलेशन सरफेस एरिया और इसमें होती ही है, थोड़ी बहुत तो होगी। जो भी कर लो आंसर तो वही आएगा ना जो है। अब डिफरेंट आ रहा है तो उसको हमें कैलकुलेशन ठीक करनी है। 5.5. ठीक है, ये वाला 162.6। पता है वो एक एक नंबर कितने बढ़ रहे हैं हर एक क्वेश्चन में? तुम 36 क्वेश्चन है ना, 36 क्वेश्चन में एमसीक्यू चल छोड़ दे, ठीक है ना। एमसीक्यू को छोड़ दिया, एमसीक्यू के अलावा लगा लो बाकी कितने क्वेश्चन रह गए, 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, कितने हो गए? 16। 16 नंबर गए। हाँ, ठीक है। तो मुझे वो एक एक आधा आधा नंबर मत बोलना, मैंने खुद ये पर्सनली मतलब विजुलाइज किया, मतलब आई पर्सनली सीन। एक बच्चा वो कहता पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है, और पूरा पेपर अच्छा, और उसने कहा कि आता था सारा पेपर, और हाँ लगता था कि हाँ आता भी होगा बच्चे को देखकर। तो मार्क्स आए 66। मैं भी हैरान हो गया, तो पता ही नहीं मैम कहाँ कहाँ नंबर कटेंगे। तो बाय बाय चांस, केवीएम का बच्चा था तुम्हारा, वो बाय चांस उसके मदर गॉट दैट पीडीएफ ऑफ द आंसर शी, उसने मुझसे शेयर किया। मैंने पर्सनली एक एक क्वेश्चन चेक किया, एमसीक्यू छोड़ दो तब तो फॉर्मेट भी डिफरेंट था, तो सब कुछ चेक किया। उसके 2 मार्क्स 3 मार्क्स पे किसी में आधा नंबर, किसी में 1 नंबर, किसी में आधा, किसी में एक, 16 नंबर कटे हुए थे। अब वो मुझे आधा 1 नंबर मत दिया करो एक्सक्यूज कि मैम वो 1 नंबर ही तो है, वो आधा नंबर ही तो है। वो कितने क्वेश्चंस में एक और आधा हो जाता है आपका, और फिर उसी एवरेज में घूमते रहते हो। 60 to 5. 1. तुमने फिर कैलकुलेशन, 25. हाँ वो 1 नंबर जो कटेगा ना वो बिल्कुल कटेगा, और उसमें वो सोचो तुम्हारे कितने 16 क्वेश्चंस में एक एक नंबर कट रहा है। समझ में आ गई बात है? तो वो पूरा एग्जैक्ट करो, पहली बार कैलकुलेशन में गलती होती है पर डू क्रॉस चेक इन योर एग्जाम्स। ठीक हो गया इतना? अब ऐसा करते हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो इस पर, आसानी है ना। फिर उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे, उसको कल तो आपका टेस्ट है। वेंसडे को ना इसकी वर्कशीट कंप्लीट करवा दूंगी, और जो थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा करवाने हैं ना वो कर लेंगे। तो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो पहले तो। व्हील्स वाले क्वेश्चन करवाने वाले हैं। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक्स्ट्रा है, बुक तो खत्म ही हो गई है, ये शीट का वो मैं दे दूंगी। शीट का क्वेश्चन नंबर 70, वर्कशीट शेयर किया मैंने, कर दी थी ना। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्कशीट का, लिखवा ही रही हूँ अभी। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, सम ऑफ देयर एरियाज is 58 pi square centimeters. Distance between their centers 10 centimeter. Find the radii of the two circles. So when two circles touch each other, इनकी रेडियस को हम R1 R2 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक रेडियस R1, एक रेडियस R2।
डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या होगा, बताओ कितना होगा, क्या लिखोगे डिस्टेंस अगर 10 दिया हुआ है? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10। तो मैंने आपको सर्कल्स में करवाया था, व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर देन एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज सम ऑफ द रेडियाई, है ना। और जो ये 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द 2 सेंटर्स, दे ऑलवेज फॉर्म कोलिनियर पॉइंट्स, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तभी हमने R1 प्लस R2 10 ले लिया। याद है ना, कंडीशन भी कोलिनियर पॉइंट्स की क्या थी, अगर तीनों पॉइंट्स लाइन में है तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ठीक है ना। अगर बी नहीं होगा, थोड़ा सा भी ऊपर होगा, तो AB प्लस BC AC के इक्वल नहीं आएगा, समझ में आ गया ना। तो R1 प्लस R2 सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 58 पाई, पाई कैंसिल हो गया, है ना। हमें दिया है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 58। अब यहां से दो तरीके से सॉल्व होता है, एक तो नाइन्थ की थोड़ी इंफॉर्मेशन हम साथ में लगाएं, या फिर अपनी 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, आई फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एज 10 माइनस R2, यहां पे पुट कर दो। समझ में आ गई बात है, या तो मैं अपनी 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगाऊं, आई नो हाउ टू सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर एंड देन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। या फिर 9th में क्या था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। उसके बाद भी आपको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर किया तो प्लस 2R1 R2 होगा, बस उसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, स्क्वायर करोगे, वो स्क्वायरिंग आपका थोड़ा कम हो जाएगा, स्क्वायरिंग करके 2R1 R2 होगा ना, फिर भी इसको स्क्वायरिंग कर दो, एलिमिनेशन यूज करोगे, देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इज इक्वल टू 100। एलिमिनेशन का मतलब है आपने इसको पुट किया 58, 2R1 R2, बस थोड़ी सी इक्वेशन आपकी जल्दी बन जाएगी अगर आप इसी चीज को फॉलो करते हो, सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा R1 R2 48 डिवाइड बाय 2 21 हो गया। अब फिर से आपको क्या करना है, R1 की जगह आपको 10 माइनस R2 लिखना ही होगा, 10 माइनस R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 21। इक्वेशन जल्दी बन गई यहां पर, अगर आप यहां पर पुट करते हो 10 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 58, तो वही चीज आप दोबारा से, मतलब जो आपने पहले स्क्वायरिंग की वो यहां पर स्क्वायरिंग कर दो, देखो बात वही है, ठीक है। यहां पर आया 100 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 20R माइनस 20R2 प्लस R2 का होल स्क्वायर इज 58। देखो वही बनकर आ रहा है 2R2 का स्क्वायर माइनस 20R प्लस 42। इक्वेशन उसी फॉर्म में आ रही है, पर कैसे पहुंचते हो उस इक्वेशन में, वही हमारी पूरी दोनों कैलकुलेशंस में फर्क है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10R2 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लोगे, आपके पास बिल्कुल सेम इक्वेशन बनकर आएगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस का फर्क है। फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 3 एंड 7 दोनों ही प्लस में आएंगे। तो क्योंकि एक बड़ी रेडियस होगी एक छोटी रेडियस, आपने फर्स्ट सर्कल कौन सा लिया था, आपने R1 बड़ा लिया था छोटा लिया था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपकी रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स विल बी 10 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव, जो भी हमने केस किया। द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 7 एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। कल टेस्ट है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड आना।